नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज़ को हम ख़त्म कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम शुरू कर रहे हैं संविधान, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हुए आगे हम पूरी पॉलिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों बना था, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, इन सारे जो सवाल हैं इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कई जो नियम है वो पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आधुनिक भारत में। लास्ट में जो क्रिप्स मिशन था, कैबिनेट मिशन था, जितने संविधान बनने की प्रक्रिया में जितनी भी चीज़ें आगे आती गई उन सभी को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि संविधान बनने के पीछे क्या क्या पृष्ठभूमि थी और क्या क्यों संविधान की आवश्यकता हुई। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आप उसे आसानी से देख सकें। तो भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि थी उसमें क्या था, जब भारत आज़ाद हो गया इसके साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता हुई। भाई, चलाने के लिए कुछ तो नियम कानून होने चाहिए ना। जब कोई देश आज़ाद हो जाएगा, कितनी मुश्किलों से तो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी के बाद ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया था कि किस तरीके से क्या क्या प्रावधान होंगे और किस तरीके से हम देश की सरकार को चलाने में सक्षम होंगे। ये उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था। उनको लग रहा था कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो और हम जिस भारत का सपना देख रहे थे उस भारत के सपने को हम पूरा कर सकें। वो सारी चीज़ों को लेकर एक विचार मन में आता है कि हम अपने संविधान का किस तरीके से निर्माण करें ताकि किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार या गलत चीज़ ना हो सके, या ना तो किसी के साथ शोषण हो सके। उसमें चाहे कोई कितना भी छोटा व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, सारी पदवियां जो थी, राजा महाराजा, इन सारी पदवियों को मतलब किनारे कर दिया गया था। सभी को एक समान नागरिक के तौर पर देखा गया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ ही संविधान की आवश्यकता हुई। संविधान की आवश्यकता होने के साथ साथ इसमें 1934 में एम.एन. रॉय ने निर्देश दिए, इन्होंने सुझाव दिए कुछ, और इसको अमल में लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। ये सारा डिटेल में हम अगले चैप्टर में, एक दो चैप्टर के बाद जानेंगे, जहां पर हम संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। तो संविधान का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। हालांकि काफ़ी कुछ विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ही ग्रहण कर ली गई थी। जैसे मैं अक्सर पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, भारतीय संविधान में काफ़ी कुछ जो लिया गया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके साथ साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कई देशों से, लगभग 60 देशों से हमने संविधान में कुछ कुछ चीज़ों को लिया है। हमारा संविधान ना ही बहुत ज़्यादा कठोर और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, और भारत जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये बात सबसे अच्छी है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। संविधान में इतनी बारीकियां और इतनी पेचीदियां इतनी अच्छे तरीके से समझाई गई हैं कि अगर संविधान को जो बनाने वाले उस समय पर थे, जो निर्माता थे, उन्होंने हर तरीके से हर मतलब चीज़ को नाप तोल कर उसमें रखा हुआ था। और प्रक्रिया जो बनाई गई है उसमें ये कहा गया है कि बहुत आसान तरीके से भी आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते और बहुत ही ज़्यादा मुसीबत भी नहीं है इसमें संशोधन करने में। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं जिसके तहत संशोधन किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें डिटेल में हम आगे जानेंगे कि कितनी प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो हमने संविधान 1935 से बहुत सारी चीज़ें, जो ब्रिटिश शासन अधिनियम था उस समय के भारत शासन अधिनियम में, उससे हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने संविधान में लिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कुछ रेगुलेटिंग एक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। जिसे हम कंपनी का शासन के नाम से जानते हैं, 1773 से 1858 तक की हम बात करेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हमेशा कोई भी चीज़ आती है या कोई भी एक्ट आता है, कोई भी नियम आता है, अधिनियम आता है, सबसे पहले आपको ये सोचना है आखिर वो क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण थे। तो आप जब कारणों को खंगालेंगे ना, तो हो सकता किसी ने वो कारण नहीं भी बताए हों, जब आप खुद खंगालेंगे तो हो सकता आपको बहुत अच्छे रीज़न और बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाए उसमें। ज़रूरी नहीं है कि किसी यूट्यूबर ने या किसी टीचर ने जो आपको बताए हैं आपको सिर्फ वही रटने हैं, बिल्कुल नहीं है। आप उन चीज़ों को बहुत गहन से कुछ अपने दिमाग से भी सोचिए कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी ब्रिटिश सरकार की। क्वेश्चन आपको जब लिखना है ना, तो आपको अपने अंदाज में लिखना है, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं लिखना है। तो
घटनाएं और सिचुएशन तो वही रहेगी, लेकिन आप अपने शब्दों से उसको किस तरीके से पिरो सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ये इसलिए आया था कि बंगाल में कुप्रशासन, अगर हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बाद की सारी घटनाएं जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी डिस्कस की हुई हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से बंगाल को लूटा गया, कितनी बुरी तरीके से उस पर मतलब पूरा अधिकार कर लिया जाता है और बहुत सारे जो द्वैत शासन भी लागू किया जाता है। नवाब जो होता है उसके पास केवल वो उत्तरदायी होता है कामों के लिए, लेकिन जो कर वगैरह होता है वो कौन लेता है, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी ब्रिटिश सरकार द्वारा वहाँ पर डाली गई कि उसके बराबर में कोई और कंपनी नहीं आएगी, ये इकलौती कंपनी थी जो वहाँ पर इस तरीके से काम कर रही थी एशिया में। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में बहुत मुनाफा कमाती है। मुनाफा कैसे कमाती है, क्योंकि वो सारे के सारा टैक्स और सारी की सारी चीज़ें किससे वसूलती थी, बंगाल में जो संसाधन थे, बंगाल में जितनी भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को वो अपने आप में वसूल करती रहती थी वहां से। ये सारे कारण बनते हैं। तो शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खूब मुनाफा कमाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है कुछ टाइम बाद कंपनी की स्थिति ना खराब होने लगती है। जब कंपनी की स्थिति खराब होने लगती है तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि अब कंपनी पर हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी मैंने कंपनी यहाँ पर डाली है तो कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें यहाँ से कुछ लाभ तो यहाँ से मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है कुछ टाइम तक हम वेट करते हैं, लेकिन जब देखा गया कि कंपनी से लगातार कंपनी लॉस में जा रही थी, लॉस में जाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। अगर आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, उस समय पर अकाल का एक समय था, लोग कर देने के लिए, लोगों के पास खाने को चीज़ें नहीं थी, लोग टैक्स कहाँ से देते। तो उस समय की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जब लोग कर नहीं दे पाए और हमेशा कंपनी को फ़ायदा कहाँ से होता था, सारे टैक्स लेके, नमक कर लगा के, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो वो आम जनता से वसूलती थी, खेती कर लगा के, तो जो टैक्सेस थे वो उनको मिल नहीं पा रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा गर्त में जाती जा रही थी। इस बात को ब्रिटिश सरकार समझ रही थी और उनको लग रहा था कि अगर कंपनी लॉस में जाएगी, क्योंकि कंपनी से ही तो ब्रिटिश सरकार को मुनाफा होता था, अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि इसमें क्यों ना हमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें कुछ हम चेंजेस करें और उस हिसाब से देखेंगे। जब वो ये सोचते रहे कि कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कुछ टाइम बाद कंपनी एकदम कंगाल हो जाती है और उल्टा उसे इससे ब्रिटिश सरकार से लोन लेना पड़ता है। जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है उसके बाद से ही कंपनी में प्रावधान बदलने लगते हैं और ब्रिटिश सरकार सीधे अपना हस्तक्षेप यहाँ पर करने लगती है। तो देखते हैं, बंगाल के कुप्रशासन के कारण ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया था। कहा गया कि अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कोई भी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, कोई मुनाफा नहीं दे पा रही है, इन कार्यों को जब बाध्य कर दिया तो उनसे सोचा गया कि भाई अब हम इसमें क्यों ना क्यों कुछ हम ऐसा करें जिसमें हम इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकें। तो ये वो पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो पहला एक्ट था जिसने भारत के संबंध में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया था। मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा पहला एक्ट था जब ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया था भारत के जो कार्य थे उनमें, तो क्या था वो पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और कंपनी के हाथों से राजनीतिक अधिकार छीनना शुरू कर दिया था। अब कंपनी से क्या कर दिया था, राजनीतिक अधिकार उन्होंने छीनना प्रारंभ कर दिया था। इस समय पर एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी। अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। इसकी सहायता के लिए, अब जी जाहिर सी बात है, जब भी कोई बड़े पद पर होता है उसकी सहायता के लिए कुछ एक परिषद का गठन किया जाता है, कुछ सदस्य उसमें शामिल किए जाते हैं, क्योंकि एक बंदा सारे कामों को नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया, 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। जो इसके पहले गवर्नर बने वो कौन बने, गवर्नर जनरल, वो बने वारेन हेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। अब वारेन हेस्टिंग जो थे ये इनको अब क्या कर दिया गया, जो मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जो थे अब वो किसके अधीन कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर के। मतलब बंगाल का जो गवर्नर होगा अब उसके अधीन कर दिया गया मद्रास और बंबई। ये यहाँ के जो गवर्नर थे वो यहाँ पर इसके साथ अब कर दिए गए। तो एक चीज़ देखिए कितना ज़्यादा पावर अब धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है।
1774 में ही एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनसे कंपनी पर नियंत्रण हो गया था। अब क्या हो गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कंपनी पर नियंत्रण हो गया था। ये सारी की सारी आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप लक्ष्मीकांत उठाकर इसको आराम से देख सकते हैं और डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं और अपने नोट्स खुद भी बनाते जाइए। तो ये जो 1773 का एक्ट था, इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले शुरू की गई। अब जब ये सारे जो एक्ट शुरू हुए, इसके बाद एक्ट में जब पहली बार बना कोई एक्ट, तो इसमें बहुत सारी कमियां उजागर हुई। कमियां क्या हुई? जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो कार्यकारिणी थी, जो उसके 7 लोग थे, उन लोगों में गवर्नर जनरल एक समन्वय स्थापित नहीं कर पाया। मतलब उनमें बातचीत सही नहीं थी और वो उन चीज़ों को सही से समझ में नहीं कर पाए और इस चीज़ को वो करने में असफल रहे। और कुछ टाइम बाद ही देखा गया कि भारत में ब्राह्मण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वरीयता दी जाती थी उस समय पर। और क्या किया गया था? एक ब्राह्मण थे नंद कुमार जी, इनको जालसाजी के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया गया था। इसके पीछे भी वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ये जो सारी कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए अगला एक्ट लाया गया। अब अगला एक्ट क्या था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से थोड़ा याद होना चाहिए। जब आप 2 से 4 बार इनको आराम से पढ़ेंगे अपने आप से, एक बार आप किसी टीचर से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसे जब अपने आप से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप आसानी से इन्हें समझ सकेंगे। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमजोरियाँ थी वो सारी की सारी अब सामने दिखने लगी थी। उनको दूर करने के लिए 1784 का एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या था? कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब देखिए, अब राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए और वाणिज्यिक कार्य अलग कर दिए गए, दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। और यहीं से शुरू होती है द्वैध शासन की शुरुआत, क्योंकि एक कंपनी उस पर 2 चीजें अलग अलग। तो यहाँ पर द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पर 2 लोग शासन कर रहे हैं। बंगाल में भी जब द्वैध शासन की बात आती है तो यही था कि जो नवाब था, जो बंगाल का नवाब था, उस समय पर उसके पास केवल और केवल क्या था? उत्तरदायित्व तो सारा वो था कि सारी जनता को वो किस तरीके से खुश रखे, किस तरीके से जनता के लिए अच्छा काम करे। लेकिन टैक्स कौन वसूलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब टैक्स कंपनी वसूल रही है तो वो कहाँ से, जो सरकार है या जो उस समय का नवाब है, वो कैसे उन चीज़ों को अपनी जनता के लिए उन चीज़ों को फुलफिल कर पाएगा? तो वहाँ भी द्वैध शासन की यही बात आती थी। और यहाँ भी एक कंपनी पर जब भी कहीं किसी भी जगह पर 2 लोग शासन करेंगे, हमेशा हम उसको द्वैध शासन बोलेंगे। तो यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। इस एक्ट ने कंपनी की नीतियों को पूरी तरह इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में ला दिया था। अब जितनी भी नीतियां बनाई जा रही थी वो धीमे धीमे क्या थी? वो पूरी की पूरी इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में आ रही थी। देखिए, जहां से ये एक्ट बनना शुरू होते हैं बहुत सारे सुधार भी आगे आप पढ़ेंगे और देखे हैं। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में भी हम पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे। आप एक चीज देखेंगे कि जितना भी ये जो सुधार आते थे उनमें थोड़ा बहुत छुटपुट सुधार करके भारतीयों को खुश करने की कोशिश की जाती थी। और ये तो शुरुआत थी। तो इस समय से क्या होता था कि भारतीयों पर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित करना है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार के लिए भारत में आई थी, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, व्यापार से हटके सीधा का सीधा प्रशासन में उनका हस्तक्षेप हो जाता है और शुरुआत इसकी बंगाल से ही हो जाती है। तो ये जो अब क्या था कि इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में पूरी तरीके से ला दिया गया था। 1833 का अगर चार्टर अधिनियम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम था। ये चीजें हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इनको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि भारत को जब उपनिवेश बनाया गया तो इसका मकसद ही यही होता है। जब भी कोई देश किसी को उपनिवेश बनाता है अपना, तो उसका मकसद यही होता है कि उसके संसाधन, मानवीय पूंजी हो या प्राकृतिक पूंजी हो या अप्राकृतिक कैसी भी हो, उन सभी संसाधनों का उपयोग किस तरीके से दूसरे देश कर सके, मतलब जिसने उसे अपना उपनिवेश बनाया है। तो उस समय पर क्या था, ब्रिटेन जो था वो भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ था और यहाँ के जितने भी ज़्यादा संसाधन थे उन सभी को वो यूज़ करता था। और ये बात उस समय की है 1833 में, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैंड में उद्योग धंधे बहुत चरम पर थे। तो वहाँ पर जो माल बन रहा था, वहाँ क्योंकि कच्चा माल वो भारत से ले जा रहे थे और पका माल भारत में ला रहे थे, तो भारत के सारे उद्योग धंधे तो नष्ट हो ही गए थे इस
सबको चलते हुए। ये सारा का सारा मैंने डिटेल में अपने मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स में किया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसके लिंक पर जाकर वहां से देख सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी पीछे सिचुएशन चल रही थी, उसमें कितनी कठिन सिचुएशन थी भारत के लिए कि सारे उद्योग धंधे खत्म हो गए और ऊपर से बना हुआ माल ब्रिटेन से भारत आ रहा था। तो केवल वो भारत को एक बाजार के रूप में देख रहे थे उस समय पर, कच्चे माल के कच्चे स्रोत के रूप में और पके हुए माल के रूप में। भारत में ना कोई काम मशीनरी होगी, ना कोई काम होगा, वहां से जो माल आता था उस पर हाई टैक्स वसूल, उस पर कोई टैक्स नहीं लेते थे, और जो माल यहाँ से जाता था उसको तो फ्री में ले जाते थे, और वहां से जो आता था उस पर हाई टैक्स वसूल लेते थे। तो ये जो सारी चीजें थी, भारत को पूरी तरीके से उपनिवेश बनाकर उसको लूटना और उसको खोखला करना, ये एक मेन चीज थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वो क्या बने थे? पहले गवर्नर कौन बने थे? ये है भारत के विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इसमें एक चीज देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल था उसको किसमें बदल दिया गया था? अब बदल दिया गया था, ये गवर्नर जनरल कहे जाने लगे थे। इस एक्ट के तहत भारत को अपना उपनिवेश बना दिया गया था। ये मैंने उपनिवेश वाली जो बात बताई है आपको, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उपनिवेश का मतलब क्या है। जब भी कोई देश अपनी इच्छाओं को या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी देश का शोषण करना शुरू कर दे, उसी को हम कहते हैं उपनिवेश। तो भारत के साथ यही हो रहा था कि ब्रिटेन ने अपना इसे उपनिवेश बना के रखा हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। अब यहां से क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उससे व्यापारिक दर्जा उसका छीन लिया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यापारिक दर्जा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब छीना गया था, किस एक्ट के तहत। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1833 के तहत। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, कई बार बहुत पास के ऑप्शन दे देगा। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो आपकी और चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें, घटना चक्र उठा के जरूर क्वेश्चन को लगाएं। और अब केवल प्रशासनिक निकाय मात्र ही ये रह गई थी, मतलब व्यापारिक कंपनी तो का दर्जा तो छीन ही लिया गया था। तो अब ये जो बची थी वो केवल क्या बची थी? प्रशासनिक निकाय। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए थे। पहले क्या था, जो पहले वाले एक्ट में मैंने बताया था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल का गवर्नर था, वो मद्रास और बंबई दोनों की प्रेसिडेंसियों को उसके अंदर ला दिया गया था। अब क्या हुआ था? लगातार क्या हो रहा था? धीमे धीमे विस्तार हो रहा था। जो कार्यकारिणी थी या जो जिस तरीके से काम करने के तरीके थे, उन सबको क्या किया जाता? विस्तृत किया जा रहा था भारत पर अधिकार करने के लिए। तो विलियम बेंटिक यहाँ जो बनाए गए प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के हाथों में कर दिया गया। अब जितनी भी चीजें थी वो सब किसके हाथों में आ गई थी? गवर्नर जनरल के हाथों में। गवर्नर जनरल एक ऐसा पद हो गया था जिसके अंदर सारी शक्तियां आ गई थी। सिविल सेवकों की प्रतियोगिता का खुला प्रावधान किया गया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इन्होंने इसका विरोध किया और ये लागू नहीं किया गया। इस नियम में ये प्रावधान किया गया था कि जो सिविल सेविक आईसीएस की परीक्षा होती है उसमें कहा गया कि इसकी ओपन परीक्षा कराई जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसका विरोध किया और इसे लागू नहीं किया गया। अब अगर बात करें 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक्ट 1852 ईस्वी के सेलेक्ट कमेटी की जांच की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। सेलेक्ट कमेटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बाद के लेक्चरों में हम इसमें डिस्कस करेंगे। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा और बॉम्बे एसोसिएशन व मद्रास नेटिव एसोसिएशन की याचिकाओं का परिणाम था 1853 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक चाहे, पता नहीं कब तक, जब तक होगा तब तक उसका शासन बना रहेगा, मतलब उसको पूरा नवीनीकृत कर दिया गया। इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा करने का प्रावधान भी शामिल किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। ये क्वेश्चन यहां से उठता है और आपको पता होना चाहिए कि खुली प्रतिस्पर्धा जो है आईसीएस एग्जाम के लिए
प्रावधान जो शामिल किया गया था वो किस एक्ट में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मैकाले। सर्वप्रथम इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारिणी व विधायी कार्यों को भी अलग किया गया था। अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें भी विस्तार किया गया और उनको दो भागों में अलग अलग किया गया, कार्यपालिका व विधायी कार्यों के लिए अलग अलग कर दिया गया। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल की हर अपडेट से जुड़े रहें। इसका जो PDF है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश होगी तो इसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।